Hello, friends. Welcome to the third day of our Canada training module. तो पहले 2 दिन में हम लोगों ने अबाउट द कंट्री दैट इज़ कनाडा कैसा है, डेमोग्राफी कैसी है, जियोग्राफी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, ये सारी चीज़ें देखी। सेकेंड डे में हमने कुछ बेसिक प्रोसेसेस और उसका पोस्ट ग्रेजुएट जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमने देखा। और अब जो थर्ड डे है उसमें हम कुछ निटिग्रिटीज देखेंगे अबाउट हाउ कनाडा वर्क्स व्हेन इट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ वीज़ाज, है ना। वीज़ा कैसे देता है, ऑब्वियसली वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट वीज़ाज मोस्टली, तो वो प्रोसेसेस को हम देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी है कनाडा वीज़ाज के बारे में वो ये है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैज़ पार्टिसिपेटेड in a stream called the student direct stream. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कनाडा के साथ कुछ पैक्ट में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अपने आप को बांध चुका है। और बाकी कंट्रीज ये हैं, दैट इज एंटीगा, बर्मुडा, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, कोस्टा रिका। इंडिया इज वन ऑफ देम, मोरक्को, पाकिस्तान, Peru, Philippines, Senegal, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, and Vietnam. Right? Okay. These are the countries जिन्होंने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के तहत स्टडी करवाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को भेजना चालू किया है। Now, what is this SDS? Basically, SDS is a streamlined method of making a visa application. वीज़ा एप्लीकेशन हर एक आदमी अलग अलग तरीके से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देके करता है पूरे दुनिया में से। इस स्टडी मेथड को या स्टडी वीज़ा के मेथड को जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम या SDS बोला जाता है, उसमें उन्होंने एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है टू मेक एन एप्लीकेशन। दो ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया विच हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द SDS कैटेगरी, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको SDS के अंडर ही कैटेगरी में ही आपको स्टूडेंट वीज़ा यू हैव टू अप्लाई। यू कैन अप्लाई द वीज़ा अंडर द जेनरिक कैटेगरी विच इज़ नॉट द अंडर द SDS। लेकिन SDS में वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि प्रोसेस उसका स्ट्रीमलाइन है, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने जो बोला है उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है। सो डॉक्यूमेंटेशन का उन्होंने बहुत क्लियर गाइडलाइन दे रखा है। processing time compared to the generic visa application, processing time SDS का काफ़ी कम है। एक टाइम पे ये 45 डेज हुआ करता था, राइट। अभी तो इट इज़ वेरी वेरी इरेटिक। काफ़ी बार कनाडा वीज़ाज हमने देखा है कि 15 दिन में भी आता है, और काफ़ी बार हमने देखा है अगर डिले होना होता है तो काफ़ी डिले भी होता है, एज ऑन 2024, राइट। ओके। सो कहने का मतलब सिंपल है कि इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस मेथड ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन कॉल्ड द SDS along with these other countries. नाउ ये SDS में वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले आपको SDS कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। यू हैव टू क्वालिफाई अंडर द SDS कैटेगरी, राइट। क्वालिफाई आपको करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन के लिए बहुत सिंपल है कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसका एक साथ में 1 साल का फीस, 1 ईयर ऑफ ट्यूशन फीस आपको पे करना है, राइट। ओके। सो बेसिकली आपने अगर कोई एक्स यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसका फीस है $20,000, राइट। बिफोर यू मेक द वीज़ा एप्लीकेशन आपको पूरे 1 साल का फीस पे करना है। वेदर वो कॉलेज का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज हो सकता है बोलता है कि भाई हाँ ठीक है, 20,000 में से $2,000 ही पे करो और मैं आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे दूंगा। कॉलेज वो हो सकता है, इट माइट बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी की 2,000 पे करो या 50% पे करो, या कुछ कॉलेजेस बोलती है कि भैया हाँ 30% 40% पे करो। कॉलेज जो भी बोलती है, कॉलेज का रिक्वायरमेंट क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें SDS कैटेगरी के अंडर अपना वीज़ा रखना है तो हमें पूरे 1 साल का फीस बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन पे करना है, विच इज द कंप्लीट, मतलब जो भी होगा फीस, राइट। ये क्लियर है। सो फर्स्ट जो क्वालिफाइंग का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है
वो ये है कि फुल 1 ईयर फी हैज़ टू बी पेड, फुल ईयर फीस हैज़ टू बी पेड। और दूसरा, आपके मिनिमम 6 बैंड्स होने चाहिए इन आईएल्स या इक्विवेलेंट विद पीटीई और टोफेल। पहले टोफेल और पीटी लेते नहीं थे, आजकल तीनों टेस्ट लेते हैं। दैट मीन्स कि आईएल्स, पीटी या टोफेल कुछ भी आपने दिया है तो उसको 6 बैंड इक्विवेलेंट होने ही चाहिए। पहले 6 बैंड नो लेस देन 6 था, आजकल ये नो लेस देन 6 का जो क्राइटेरिया है वो भी उन्होंने निकाल दिया है। लेकिन हाँ, ओवरऑल तो आपके 6 होने ही चाहिए। अगर ओवरऑल आपके 5.5 है तो आप एसडीएस कैटेगरी के अंडर अपना एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट मेक एन एप्लीकेशन अंडर द एसडीएस कैटेगरी। सो नटशेल ऐसा है कि वीजा एप्लीकेशन करने में 2 स्ट्रीम्स है, एक हो गया एसडीएस और एक हो गया जेनेरिक, जो कि नॉन एसडीएस है। जेनेरिक का मतलब होता है नॉन एसडीएस, राइट। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों का एप्लीकेशन हम एसडीएस कैटेगरी में ही करें। सो जैसा हम देख रहे थे कि भाई मैंडेटरी कंडीशंस जो एसडीएस में आपको वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए चाहिए, वो ऑब्वियसली ये है कि कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फॉर अ फुल टाइम प्रोग्राम, वो तो ऑब्वियस है, राइट। ओके, फ्रॉम इंस्टीट्यूशन दैट हैज गॉट अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, डीएलआई नंबर, राइट। जैसा मैंने पहले भी बताया डीएलआई नंबर क्या है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कल। सो वो तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। एंड आईएल्स स्कोर नॉट मोर देन 24 मंथ्स ओल्ड। आईएल्स ऑब्वियसली 2 साल के लिए वैलिड होता है फॉर स्टूडेंट वीजाज विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 6, राइट। ओवरऑल स्कोर 6 होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी नोटेड। वो ये कि आईएल्स में अगर किसी का इस तरह का कोई स्कोर हो, मान लो 6.0 और एक में है 5.5, तो वीजा के लिए अंडर एसडीएस कैटेगरी तो आजकल ये स्कोर वैलिड है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशन या जो कॉलेज में आप एप्लीकेशन करते हैं वो ऐसा नहीं मांगता। वो बोलता है कि कम से कम हर एक में 6 होना ही चाहिए या हर एक में 6.5 होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स एंड द यू नो सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट यू प्रेफर। सो अब हमें ये क्लियर है कि जब हम वीजा एप्लीकेशन करेंगे तो ये आईएल्स स्कोर उसका चल जाएगा। कोई स्टूडेंट लेके आया है 6 नो लेस देन 5.5, तो इसका एक वे आउट है। इसका वे आउट है कि देयर इज अ टेस्ट विच इज कॉल्ड ड्यूलिंगो, राइट। ये काफी आईएल्स से इजी टेस्ट होता है, $49 में ऑनलाइन हो जाता है, राइट। इट्स जस्ट एन ऑनलाइन टेस्ट। मेनी इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट ड्यूलिंगो स्कोर्स, जबकि ये ड्यूलिंगो स्कोर्स वीजा के लिए तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ड्यूलिंगो स्कोर्स मानते हैं कि भाई इसमें हम एडमिशन दे देंगे। सो इन केस देयर इज अ स्टूडेंट हु कम्स टू यू विद अ 6.0 विद अ 5.5 एंड ही इज नॉट विलिंग टू टेक आईएल्स अगेन, या उसको दिलाने की हमें जरूरत नहीं लगती, तो उसको ड्यूलिंगो हम दिला सकते हैं। एडमिशन ड्यूलिंगो पे हो जाएगा और वीजा फाइलिंग आईएल्स स्कोर के ऊपर होगा, राइट। ओके, चलिए। परचेज जीआईसी सर्टिफिकेट, जैसा हमने ये जीआईसी के बारे में काफी बात कर लिया है, राइट। जीआईसी होना ही चाहिए, राइट। ओके, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फी फॉर द फुल 1 ईयर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई पूरे 1 साल का फीस हमें पे करना पड़ेगा। अपफ्रंट मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द सबमिशन ऑफ वीजा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको अपफ्रंट दे देना पड़ेगा। एंड ऑल वीजा एप्लीकेशंस मस्ट बी फाइल्ड ऑनलाइन ओनली। आजकल ऑनलाइन ही होता है, आजकल ऑफलाइन होता ही नहीं है, राइट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं होता तो आपका जो कैटेगरी है वो जेनेरिक या नॉन एसडीएस कैटेगरी हो जाएगा, राइट। आईएल्स में अगर आपके 6.0 से 6.0 से कम है ओवरऑल तो भी आपका फाइलिंग कैटेगरी नॉन एसडीएस होगा। 1 साल का फी पेमेंट नहीं किया, कुछ भी कंडीशन, जीआईसी पेमेंट नहीं किया, कुछ भी कंडीशन ऊपर का आपने मीट नहीं किया मान लीजिए, तो ये नॉन एसडीएस कैटेगरी में ही जाने वाला है, राइट। द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी कम टू इज स्कॉलरशिप्स। बेसिकली कनाडा में स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते हैं। एनीबडी आस्क्स, कनाडा में स्कॉलरशिप इज अ बिग नो, राइट। नॉर्मली कनाडा में स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते हैं, राइट, क्योंकि उनका फीस ही काफी रीजनेबल होता है कंपेयर टू प्लेसेस लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इवन यूके,
काफ़ी अफोर्डेबल फीस होता है, तो स्कॉलरशिप्स मिलना बहुत मुश्किल है। वेरी रेयर चांसेस, मतलब 1 in 100 चांसेस की कोई एक स्कॉलरशिप्स में बी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप ऐसा कुछ अगर आपको मिले तो मिले, पर 99.99% द आंसर टू अ स्कॉलरशिप रिक्वेस्ट इन कनाडा शुड बी अ नो, राइट। कस्टोडियनशिप ये इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा look for students who are 18 or sometimes 19 years old depending on the province। वो लिस्ट आपको canada.ca पे मिल जाएगा। तो the person has to be between the age, I mean at least over the age of 18 or sometimes even the over the age of 19। अदरवाइज आपको एक कस्टोडियन उसका रखना पड़ेगा। वी विल कम टू दिस इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस एक्चुअली, ये ऑपरेशंस का पार्ट है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके पास अंडर एज आता है तो आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा कि भाई ये कस्टोडियनशिप एक ऐसी चीज़ है जो उसको हमें देना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ Canada visas now। These are the latest updates as on 2024। मैक मिलर जो अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ बहुत स्वीपिंग चेंजेस किए हैं टू द कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम। सबसे पहला जो रूल वो लाए हैं वो ये है कि 3,60,000 ही स्टूडेंट वीजाज वो लोग देंगे इन पर ईयर, एक साल में। देयर इज अ कैपिंग ऑफ 3,60,000, राइट, ओके। ये जो कैप है, ये कैप पीएचडी और मास्टर्स डिग्री होल्डर को, हाँ, और ऑफ कोर्स एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल ये सब चीज़ें तो हम करते ही नहीं है, तो ये सब बात करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, राइट। ये सब बात करने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे लिए ये जो कोटा है, ये मास्टर्स के लिए कोई जा रहा हो, राइट, या पीएचडी के लिए कोई जा रहा हो, तो इसको ये कैप लागू नहीं पड़ता है, right? This cap is not applicable to people who are going in for masters or PhD, okay, fine। Other than that, people who are going in for either UG diploma or PG diploma or bachelors, उनको ये कैप मायने रखता है। आपको ये कैप के अंदर होना पड़ेगा। अगर आप if you are the 3,60,000 and first application, then the intake is gone, नहीं हो पाएगा। They will not give you the visa, in fact they will not allow you to apply। कैसे? We will come to that। ये जो मेजर्स हैं ये टेम्पररी हैं, 2 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। देयर वाज अ लॉट ऑफ इशू व्हेन इट केम टू हाउसिंग एंड जॉब्स इन कनाडा, सो वो देखते हुए 2 साल के लिए टिल 2025 एंड ये वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2026, लेकिन फिलहाल सितंबर 2025 तक ये कैप्स एप्लीकेबल है। 2025 के बाद रीअसेस करेंगे कि भाई क्या करना है, राइट, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्टिंग September 1st 2024, international students who begin to study at a public private partnership institution will not be eligible for post graduation work permit upon graduation if the so basically मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या मैटर होता था। मैटर ऐसा होता था कि बड़ी इंस्टीट्यूशन है, मान लो कोई भी यूनिवर्सिटी है, मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है या एनी अदर यूनिवर्सिटी, ये क्या करता था टू एनकैश ऑन द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो ऐसा करता था कि वो छोटा सा एक प्राइवेट कैंपस खोल देता था। ये मान लो टोरंटो में है, इसने वैंकूवर में एक छोटा सा बिल्डिंग लिया और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इसने यहाँ पे एक कैंपस खोल दिया। ऐसे कैंपसेस में आप अगर पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। क्लियर? ग्रेजुएट्स ऑफ मास्टर्स विल सून नहीं है, विल बी एलिजिबल नाउ फॉर अ 3 years वर्क परमिट, ओके। द लेंथ ऑफ द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इज ऑन द लेंथ ऑफ इंडिविजुअल। सो बेसिकली ऐसा है कि अगर मास्टर्स आपने किया है, अगर आपने मास्टर्स किया है, 1 साल का हो, कुछ भी हो, 3 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाएगा, राइट।
Open work permits will only be available to spouses and international students in masters and doctoral program. बैचलर्स के लिए डिपेंडेंट्स को अब ले जाना अलाउड नहीं है कनाडा में. अगर आप मास्टर्स डिग्री होल्डर्स पे ही मास्टर्स डिग्री पे जाओगे या पीएचडी के लिए जाओगे तो ही आप स्पाउसेस को लेके जा सकते हो. बैचलर्स डिग्री पे देर आर सम प्रोग्राम्स लिमिटेड प्रोग्राम्स, राइट, लाइक जैसे मेडिसिन है, लॉ है, ऐसा कुछ अगर आप करने जा रहे हो तो स्पाउसेस अवेलेबल है और नहीं तो नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने बोला कि 3,60,000 लोगों को ही वो लेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे? हाउ विल दे मॉनिटर? द monitorization of that will be through something that is called the PAL, the Provincial Attestation Letter. एकदम जब हमने हमारा प्रोसेस फ्लो चालू किया था तो हमने देखा था कि बीच में हमें एक प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लाना पड़ता है. वैसे हमें कुछ नहीं करना रहता, राइट. ये बहुत सिंपल है कि व्हाट द IRCC हैज डन is that it has given a quota for taking international students. It has given a quota for taking international students, okay, to all provinces. So मान लीजिए ओंटारियो है तो उसको बोल दिया गया है कि 3,60,000 में से आप कितने ले सकते हो. ओंटारियो का मान लो फिगर है 1,80,000. ओंटारियो इज द लार्जेस्ट, ऑलमोस्ट लगभग 1,80,000 ओंटारियो को दिया है. ब्रिटिश कोलंबिया है तो उसको भी दे दिया है कि भाई 3,60,000 में से आप कितना ले सकते हो. तो उसको बोला है कि तुम 80,000 ले सकते हो. भाई पूरे प्रोविंस को बोला है कि तुम 80,000 ले सकते हो. ये पूरे प्रोविंस को बोला है कि 1,80,000 ले सकते हो. ऐसे करते इनके जो 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज हैं इसको कोटा बांट दिया है. सबका टोटल आप अगर करेंगे तो ये 3,60,000 हो जाएगा, राइट. ये पहली चीज क्लियर. ओके. अब ये प्रोविंसेस को उन्होंने बोला है कि भाई तुम्हारे पास जितने भी इंस्टीट्यूशंस है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेते हैं, DLI नंबर है, उसके अंदर आपका इंडिविजुअल कोटा आप बांटो, राइट. सो बेसिकली मान लीजिए कि भाई ब्रिटिश कोलंबिया के पास मान लीजिए 10 कॉलेजेस हैं, राइट. कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं. उसको 80,000 ऐसे बांटने हैं. सो मान लीजिए एक कॉलेज को वो 8,000 देगा, एक को 6,000 देगा, एक को 10,000 देगा, ऐसे करके वो बांट देगा, राइट. अगर आपने उस कॉलेज में एप्लीकेशन किया है और उसका 8,000 का कोटा में से अभी भी कुछ बाकी है तो ही वो आपका एप्लीकेशन लेगा और वो एप्लीकेशन करेगा फॉर अ पैल, अ प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर. अगर उसका कोटा पूरा हो गया है, अगर उस कॉलेज का कोटा पूरा हो गया है तो वो आपका एप्लीकेशन ही नहीं ले सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर आना ही नहीं है. अगर प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर आएगा नहीं तो बेसिकली आप वीजा के लिए एप्लीकेशन अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, राइट. क्लियर हो गया. सो इसीलिए अब जो स्टूडेंट्स अपने पास आते हैं टिल से सितंबर 2025, राइट, इनटेक, राइट, उनको हमें जल्दी एप्लीकेशंस करवाना पड़ेगा टू द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, क्योंकि जैसे ही, राइट, उसका कोटा पूरा हो जाएगा वो एडमिशन लेना बंद कर देगा. एज सिंपल एज दैट, राइट. स्टूडेंट्स वांटेड टू स्टडी इन क्यूबेक. नाउ देयर इज अ प्रोविंस क्यूबेक, वो तो हमने आपको बता ही दिया, फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है, right, for longer than 6 months also need an attestation which is the Quebec Acceptance Certificate or the CAQ. ये पहले से ही था. क्यूबेक का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ कैनेडा. उसमें CAQ की ज़रूरत पड़ती है. ये वापस काफ़ी सारा ऑपरेशंस का पार्ट इसमें आता है. फिलहाल अपने को एज काउंसलर्स इतना पता होना चाहिए कि टू गेट एडमिशंस इनटू क्यूबेक एन एडिशनल CAQ सर्टिफिकेट, राइट, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर क्यूबेक, इसकी जरूरत पड़ती है, राइट. इतना ही अपने को पता होना चाहिए. वैसे ये मिल जाता है. हाउ टू अप्लाई इन थिंग्स लाइक दैट इज कंप्लीटली एन ऑपरेशनल गेम, राइट. उससे हमें कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं है. यू कैन रीड थ्रू दीज पॉइंट्स, बट नटशेल में जैसा मैंने आपको समझाया कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर इज टू बी गिवन और इज टू बी अप्लाइड बाय द कॉलेज को अप्लाई करना है या इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करना है टू द प्रोविंस, और उसको कोटा दे रखा है तो उसको मालूम है कि भाई कितने मैं कर पाऊंगा वो प्रोविंस को अप्लाई, और प्रोविंस को टोटल कोटा दे रखा है. उसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ही आपको पैल मिलेगा, और अगर आप पैल मिलेगा तो ही आप वीजा एप्लीकेशन कर सकते हैं. Basic documentation list for SDS category visa application.
इसमें कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली बिकॉज कि आपको GIC जो कि 20,635 CAD का करना होता है। ये $10,000 मैंने गलती से लिखा है, राइट। CAD 20,635 गलती से नहीं लिखा है, पहले था, राइट, अब ये चेंज हो गया है। सो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट ऑफ what is required when it comes to, or this is something if the student asks। वैसे ये जो पूरा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है ये हमारे वेबसाइट पे www.columbusevolve.com columbusevolve.com पे स्लैश, राइट, अगर आप जाएंगे टू कंट्री कैनेडा, राइट, और फिर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, राइट, तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप जेनेरिक एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारा फाइनेंसेस लाइक ITRs, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सब चीज़ें दिखानी रहेगी। लेकिन हाँ, हमारे दिस इज़ नॉट समथिंग दैट अगेन एट काउंसलिंग लेवल हमें ये सारी चीज़ें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, कोई पूछे कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एज सिंपल एज दैट, सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, लैंग्वेज टेस्टिंग, राइट, ओके, पासपोर्ट, बेसिकली ये सारी चीज़ें चाहिए होती है इन सॉफ्ट कॉपीज। यहाँ पे कहीं पे भी हमें हार्ड कॉपीज की ज़रूरत नहीं होती है। वी डोंट नीड टू गिव एनी हार्ड कॉपीज एनीवेयर, ओके। वेरी रेयरली, बहुत बहुत रेयरली, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में हमें we need accreditations which is called an ECA or the Educational Credential Accreditation। कनाडा में कुछ बॉडीज हैं, जैसे एक बॉडी हो गया वेस, राइट, वर्ल्ड एजुकेशनल सर्विसेज। 99% ऑफ द टाइम्स हम ये वर्ल्ड एजुकेशनल सर्विसेज को यूज करके हमारे एजुकेशन को एक्रेडिट करवाते हैं। दैट मीन्स कि भाई मैंने इंजीनियरिंग गुजरात से किया है तो हमें ये भेजना पड़ता है टू कनाडा एंड दे सर्टिफाई कि भाई हाँ इसका कोर्स बराबर है एंड दिस पर्सन इज ओके, राइट, ही इज एन इंजीनियर, इसकी यूनिवर्सिटी फेक नहीं है, यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करता है, उसका एक प्रोसेस है। पर अभी फिलहाल आई डोंट थिंक दैट वी नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट बिकॉज अगेन एन ऑपरेशंस इशू, नॉट रियली अ काउंसलिंग इशू। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि आके पूछेंगे कि मेरे को वेस्ट कराने की जरूरत है क्या या इसी कराने की जरूरत है क्या, right? I don't think that people are going to come and ask you this, but then yeah, we should have it in our knowledge कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी बार हमें वेस करवाना पड़ता है या ECA करवाना पड़ता है for many reasons. Those reasons can be can be on case to case basis. There are other bodies also, जैसे University of Toronto को भी उन्होंने दिया हुआ है, right? Okay. There is ICAS, International Qualification Assessment System, राइट, ये सारे लोगों को उन्होंने अथॉरिटी दे रखी है, हमें क्या यूज करना है, क्यों यूज करना है, ऑल दोस थिंग्स आर ऑपरेशनल इश्यूज। मेडिकल, ऑब्वियसली हमें मेडिकल करवाना पड़ता है, राइट, ओके, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल इश्यूज हैं कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ती है। बट मेडिकल में जो हमें याद रखना है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द मेडिकल इज दैट मेडिकल कहीं से भी करके हम देंगे तो वो नहीं चलता है। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि मेरे घर के पास में मेरा डॉक्टर है, मैं जाता हूँ उससे मेडिकल करवा लेता हूँ और मैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करूँगा, नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देयर आर डेजिग्नेटेड सेंटर्स फ्रॉम विच यू कैन गेट योर मेडिकल टेस्टिंग डन। अनफॉर्चुनेटली कनाडा के लिए सूरत में कोई नहीं है, द नियरेस्ट इज अहमदाबाद, गांधीनगर के बीच में, राइट, KG और वो सब हॉस्पिटल्स है, अपोलो, राइट, और मुंबई, राइट। तो आपको इन में से कहीं पे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और स्टूडेंट को भेजना पड़ेगा कि भाई हाँ जा करके मेडिकल करवा के आओ। वो डेट्स लेने पड़ेंगे, वो हमारा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ही डेट लेगा और उनको भेजेगा फॉर गेटिंग अ मेडिकल डन। वंस द मेडिकल इज डन, देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल थिंग्स, मोस्टली वो लोग TB टेस्टिंग करेंगे, नॉर्मल रूटीन ब्लड, यूरिन, TB, और उससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होता नहीं है। फॉर फीमेल्स अबव 32 आई गेस इफ दे हैव गॉट अ डाउट तो दे माइट गो इन फॉर अ मैमोग्राफी। स्पूटम टेस्ट काफ़ी बार करवाते हैं, अगर डाउट होता है, एक्सरे में दिखता है कि कुछ है तो स्पूटम टेस्ट करवा लेते हैं। सो दीज आर ऑल वेरी स्टैंडर्ड मेडिकल थिंग्स, और वो लोग वो डायरेक्टली मेडिकल का रिपोर्ट भेज देते हैं टू द हाई कमीशन। हमें मेडिकल का रिपोर्ट नहीं देते हैं, हमें सिर्फ रिसिप्ट दे देते हैं कि मेडिकल हो गया।
लगभग 6,000 रुपये पर पर्सन ये मेडिकल का कॉस्ट होता है। वो हमें गिन के चलना है कि हमें मेडिकल करवाना पड़ेगा और उसके लिए अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। ये मेडिकल जो है ये 1 साल के लिए वैलिड होता है फॉर कैनेडा, राइट। सो इन केस ऑफ अ वीज़ा रिफ्यूजल, गॉड फॉरबिड, राइट, आपको मेडिकल बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। 1 साल के अंदर अगर आप रीअप्लाई कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, तो आपका मेडिकल बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड डिपेंडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी आपके डिपेंडेंट्स का डेफिनेशन ऑफ एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, पर कनाडा के स्पेसिफिक, स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर और कॉन्जुगल पार्टनर। इंडिया के लिए आप इन दोनों को भूल जाओ क्योंकि आपको आई डाउट कि ऐसा कुछ मिलेगा। उसके डेफिनेशंस हैं कि व्हाट इज कॉमन लॉ पार्टनर, व्हाट इज कंजुगल पार्टनर, राइट। लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। फिलहाल वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द स्पाउस। ये स्पाउस का एप्लीकेशन आप तभी कर सकते हैं जब आप अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम 2024 में या तो मास्टर्स डिग्री या पीएचडी डिग्री के लिए जा रहे हैं। उसके नीचे के कोई भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम के लिए आप डिपेंडेंट साथ में नहीं लेके जा सकते। डिपेंडेंट का एप्लीकेशन अलग से करना पड़ता है और उसके लिए कैनेडियन कोई कनेक्शन की वैसे ज़रूरत नहीं है। सो द कॉलेज डज नॉट नीड टू स्पॉन्सर द स्पाउस लाइक इन द केस ऑफ यूएस, जहाँ पे कि हमें एक अलग से I-20 लेना पड़ता है फॉर द स्पाउस। ऐसा हमें कॉलेज को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरे स्पाउस को लाऊंगा। लेकिन हाँ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन कैनेडा हमें ये सजेस्ट करना चाहिए कि वंस द पर्सन गोज देयर एंड एटलीस्ट हैज़ अ प्लेस टू स्टे वेयर द स्पाउस कैन गो एंड ज्वाइन, उससे पहले स्पाउसल एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, मिलना मुश्किल होता है, राइट। ओके, ऑब्वियसली डिपेंडेंट सेकेंड इज एनी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 21। तो 21 के नीचे कोई स्टूडेंट है, आपका बच्चा है, तो आप उसको लेके जा सकते हो साथ में। उसका भी पढ़ने का और वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। दिस आर ऑल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस, बट देन येस, वी डू अप्लाई फॉर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन, राइट। These are the only two dependent visas which are possible. These are the only two dependent visas which are possible. Now there are special visas, specific visas for parents और grandparents. ये एक specific visa है, right? Obviously किसी को भी विजिटर्स वीज़ा तो मिल ही सकता है, वो तो हम समझते ही हैं कि किसी को भी विजिटर्स वीज़ा कनाडा के लिए मिल ही सकता है, मतलब प्रोवाइडेड यू हैव द क्रेडेंशियल्स टू डू इट। पर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के केस में इंस्टेड ऑफ विजिटर्स वीज़ा they give you a special type of visa which is called the super visa. कनाडा में एक वीज़ा है जिसका नाम है सुपर वीज़ा, राइट। इसका एडवांटेज ये है कि भाई ये इसमें आप 2 साल तक कंटिन्यूसली रह सकते हो without having to leave Canada, which is not the case in visitors visa wherein you have to leave Canada within 5 months and 29 days of arrival to Canada. सो जनरली विजिटर्स वीज़ा जो होता है उसमें आप कंटिन्यूसली 6 महीना प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 6 महीने से ज़्यादा कनाडा में रह नहीं सकते हो, और सुपर वीज़ा में आप 2 साल तक रह सकते हो। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुपर वीज़ा एंड अ विजिटर्स वीज़ा। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को वो लोग सुपर वीज़ा देते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारे लोग ये सुपर वीज़ा नहीं लेते क्योंकि प्रैक्टिकली 2 साल के लिए रहना ज़रूरत नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, they have to be insured for the period of 2 years, right, which is a very costly affair. So ये जनरली सुपर वीज़ाज बहुत कम लोग लेते हैं, विजिटर्स वीज़ा ले लेते हैं। हम बता सकते हैं कि भाई मेरा बच्चा फलाना कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका ग्रेजुएशन सेरेमनी है, समथिंग लाइक दैट, जनरली यू वुड एंड अप गेटिंग अ वीज़ा। सो वो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। पर हाँ, सुपर वीज़ा भी एक वीज़ा है, स्पेशलाइज्ड वीज़ा जो वो लोग देते हैं, राइट। These are two, very strange cases wherein adoption, अगर आपने किया है तो वो possible है. Yes, it is possible to take adopted children and it is possible to take last standing relative. इसके बारे में हम ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे because this is not in the scope of what we are doing right now. But then yeah, these are two things that can be done. Coming to the cost of education, जैसा हमने पहले भी बताया है कि 17,000 से 25,000 CAD कैनेडियन डॉलर फीस हो सकता है ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ मतलब नॉर्मल रेंज 17,000 to 25,000 डॉलर्स है नॉर्मल कॉलेजेस के, जो कि इंडियन रुपीस में 10 से 15 लाख होता है।
GIC भरना ही पड़ेगा 20,635, ये 12 लाख समथिंग होता है। मेडिकल का 6,500। वीजा फीस एंड बायोमेट्रिक इज $235, specifically biometric $85 and visa fees $150, right? So that comes to $235, right? ये आपको फीस पे करनी पड़ती है when you do the visa. So basically total expenses, initial expenses total 23 से 28 लाख के बीच में. So because the GIC has doubled, पहले 10,000 हुआ करता था, अभी उसको डबल करके 20,000 कर दिया है. So this figure has also gone a little high. So Canada has taken, the number of students going to Canada has taken a hit that way, but then that's okay. What happens when you land in Canada? अब लैंड करोगे, हो गया, वीजा मिल गया, बहुत अच्छी बात है, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू विल फेस इज इमिग्रेशन, राइट? इमिग्रेशन में आपके पासपोर्ट्स, राइट, आपका वीजा, सब कुछ चेक किया जाएगा, आपका ऑफर लेटर, सभी कुछ चेक किया जाएगा, राइट? आपको फंड्स, आपने जो फंड्स दिए हैं GIC वगैरह, और आपके पास कुछ कैश है कि नहीं है, वो चेक किया जाएगा यहाँ पे कि भाई हाँ ठीक है, आपके पास कैश है कि नहीं है, और GIC का स्टेटमेंट वगैरह आपको लेके जाना पड़ेगा. स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, राइट? इंपॉर्टेंट थिंग, कैश में $10,000 से ज़्यादा अगर आप लेके जा रहे हो तो पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई मैं $10,000 से ज़्यादा लेके जा रहा हूँ. स्ट्रेंज केस, कोई $10,000 कैश में तो आजकल क्यों लेके जाएगा, लेकिन वॉट एवर, राइट? ओके. इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, important, right? Sometimes or rather they will check the proof of health insurance, right? Okay. And the study permit, right? They will review your study permit जो आपके पास the student visa. Very important, they will ask you to fill out a form, issue you something which is called a study permit. आपको जो विग्नेट लगा हुआ होगा, जो वीजा स्टैंप लगा हुआ होगा, जो हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था लास्ट दिन को, वो वीजा स्टैंप और द स्टडी परमिट, इसमें फर्क है. स्टडी परमिट में भी कब से शुरू हो रहा है, कब एक्सपायर हो रहा है, ये दोनों डेट, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आएगा. यू शुड बी वेरी केयरफुल. सो दे विल गिव यू अ पेपर, दे विल गिव यू अ पेज विच इज कॉल्ड द स्टडी परमिट, राइट, एट द बॉर्डर इमिग्रेशन, and then you will have to be very cautious about looking at it कि study permit आपको कौन सा दिया हुआ है. And of course उसके बाद baggage claim, customs clearance, and then they will give you a social security number enabling you to work and open bank accounts. So आपका जो GIC है, जो GIC बैंक अकाउंट है, आप उसके अंदर पैसा नहीं लेंगे. You can open up a bank account, जो पार्ट टाइम जॉब्स जो भी आप कर रहे हो, you are entitled to open up a bank account in Canada. Nothing of that sort. Post study work, काम करने का वीजा. Of course, जब आप स्टूडेंट हो तो 20 आवर्स पर वीक आपको काम करने की छूट है, और 40 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग हॉलीडेज, राइट? 40 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग हॉलीडेज. नाउ ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि जनरली जो कनाडा के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो 12 महीने आपको नहीं पढ़ाते. जनरली वो लोग 8 ही महीना पढ़ाते हैं. दैट मीन्स कि अगर आप 2 इयर्स का कोर्स लेते हो तो आपका टोटल ड्यूरेशन एक्चुअली 16 मंथ्स होता है. दिस इज फनी, लेकिन या 8 into 2, 16 months. 16 months is considered equivalent to 2 years of study, right? Okay, so 24 months नहीं होगा. 16 months is basically equivalent to 2 years of study. 12 महीने में से 8 ही महीना पढ़ाएंगे वो लोग आपको. 2 महीना क्रिसमस पे, 2 महीना समर पे आपको छुट्टी मिलेगी. ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन वर्क 40 आवर्स, इनफैक्ट अनलिमिटेड 40 आवर्स तो ठीक है. जितना काम आपको मिलता है, राइट, उतना काम आप कर सकते हो ड्यूरिंग दैट टाइम. इफ यू हैव गॉट गुड पेडिग्री, यू कैन वर्क फॉर मोर देन 40 आवर्स पर वीक, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की भी बात करते हैं, इफ योर प्रोग्राम इज 16 months, राइट, तो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर अ 3 years पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, right? Okay, it need not be 24 months, which is the technical definition of 2 years, right? Clear? So अगर इसमें कोई डाउट हो तो I'm quite sure that we can have a discussion on this, right? Okay. Studied full time होना चाहिए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए, एटलीस्ट 8 months, ठीक है. पास द प्रोग्राम, ऑब्वियसली प्रोग्राम तो पास करना पड़ेगा.
प्रोग्राम कंप्लीशन सर्टिफिकेट, राइट, ये आपको कॉलेज से एक्वायर करना पड़ेगा। और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको 180 डेज 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन कर देना पड़ेगा, राइट। तो बस फिर यू कैन गेट अ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। If the program is less than 8 months, students are not eligible for post-study work permit. More than 8 months, but less than 2 years, then it is the same length of the program of study. So basically, agar it is more than 8 months, but less than 2 years, आपने अगर 12 महीने की पढ़ाई की है तो आपको PSW भी 12 महीने के लिए ही मिलेगा। लेकिन ये दिस विल कॉज अ प्रॉब्लम ये कॉज करेगा कि जब वी विल कम टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द PR, द परमानेंट रेसिडेंसी में आपको PR लेने के लिए काफी बार ऐसा होगा कि 1560 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। काफी बार अगर आपने 2 या 3 इयर्स से कम का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में काम किया है या 1 ही साल का काम किया है तो ये 1560 आवर्स दिखाना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, इसलिए PR होने के चांसेस आपके नहीं होंगे। सो हेंस जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी जो PG डिप्लोमाज हैं या जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हो, राइट, जो 1 साल के होते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन मेरी पहले भी मैंने ये बताया है, राइट। 1 साल मीन्स 8 मंथ्स, राइट, मीन्स 1 साल का मतलब ही होता है 8 महीने, राइट। काफ़ी बार लोग 1+1 कर लेते हैं कि भाई यहाँ 1 साल का लेके जाएंगे और 1 साल वहाँ पे जाकर के दूसरा कोई एडमिशन लेकर के वीज़ा एक्सटेंड करके ये 2 साल मतलब 16 मंथ्स कर लेंगे, सो दैट ही आर एलिजिबल फॉर 3 years of post study work permit, enabling them to work 1560 hours to apply for PR, right? We'll come to that. For master's degree program, post study work permit will be 3 years, कोई भी master's degree हो, right? If the student has completed more than one program, PSW, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। So I'm quite sure that this solves a lot of post study work permit program के questions. Last but not the least, Canada permanent residency, post study work permit के बाद क्या, right? Okay. So nutshell में ये हमारे this is there in our brochure. तो जो ब्रोशर हम देते हैं स्टूडेंट्स को वो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग के टाइम पे उनको देनी पड़ेगी, राइट। सो ऐसा 16 मंथ्स और मोर हो तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता ही है। स्टडी फॉर 1 year मास्टर्स तो भी 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, मैं बता चुका हूँ। गेट 1 year दैट इज 1560 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड इन एलिजिबल फील्ड एंड यूर अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंसी। अब ये जो डिटेल्स हैं इसको हम यहाँ पे लेंगे, राइट, ओके। लास्ट सेक्शन, इसको इतना डिटेल्स में आपको पता रखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली बिकॉज आई कम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ इमिग्रेशन, इसलिए हमें काफ़ी डिटेल्स में पता है। लेकिन एज स्टूडेंट वीजा काउंसलर्स इसमें हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली व्हेन अ पर्सन वांट्स टू अप्लाई फॉर PR, कनाडा में जब उसका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है फिर वो PR के लिए अप्लाई करता है, उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, एक PNP प्रोग्राम, एक CEC और एक FSW या FSTP, राइट। FSW और FSTP जो है वो आप एप्लीकेशन इंडिया से भी कर सकते हो। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर FSW और FSTP यू कैन मेक अ डायरेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिया एज वेल। तो इसको अभी डिस्कस करना कोई मतलब वाली बात नहीं है, राइट, ओके। लेट अस टॉक अबाउट द 2 मोस्ट पॉपुलर वेज इन विच यू कैन गेट अ PR। पहला है PNP का मतलब ये है कि जिस प्रोविंस में आपने पढ़ा है, कुछ प्रोविंसेस ऐसी होती है जो बोलते हैं कि भाई अगर मास्टर्स आपने मेरे यहाँ से किया है तो मैं आपको एक नॉमिनेशन दूंगा। PNP का मतलब ये होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, राइट। सो देयर आर प्रोविंसेस लाइक सैस्कैचुआन, राइट, मैनिटोबा, न्यू फाउंडलैंड, राइट। ये लोग बहुत आराम से, अगर आपने पढ़ाई वहाँ से किया है तो आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन देते हैं, बहुत आराम से प्रोविंशियल नॉमिनेशन आपको दिया जाता है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलने का मतलब ये हुआ कि कोई भी तरीके का जब आप व्हेन यू अप्लाई फॉर अ PR, दे जज यू इनटू द स्केल फ्रॉम 0 to 1200। 0 to 1200 के एक स्केल पे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, यू आर गिवन पॉइंट्स, राइट। जैसे फेडरल स्किल्ड वर्कर्स कैटेगरी है, नॉर्मली अगर आपको नॉमिनेशन नहीं मिले तो 600 पॉइंट से ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते हो। और वो पूरा canada.ca पे इफ़ यू सी कि वो लोग कितने पे आपको PR दे रहे हैं, वो पॉइंट्स का वहाँ पे जैसे अभी 490 के आसपास होगा तो 490 का पॉइंट्स पे आपको PR मिलेगा।
लेकिन फेडरल स्किल्ड वर्कर्स कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि आपको कोई नॉमिनेशन नहीं है। दैट मीन्स ये पूरे पॉइंट्स आपको या तो फिर आपको एज, आपका एजुकेशन, या तो फिर आपका लैंग्वेज, या तो फिर आपका स्पाउस, राइट, ये सब, या तो आपका वर्क एक्सपीरियंस, राइट, या तो आपको कोई जॉब ऑफर लेटर है कि नहीं है, LMIA, राइट, ये सब मिला करके आपको पॉइंट्स करने पड़ते हैं। ये हम अभी ये डिटेल्स में नहीं जाते। लेट अस नॉट, दिस इज कोर पीआर, नाउ लेट अस नॉट गेट इनटू दीस डिटेल्स। प्रोविंशियल नॉमिनेशन का मतलब ये होता है कि 1200 में से 600 पॉइंट्स आपको डायरेक्टली वो प्रोविंस दे रहा है, क्योंकि वो ड्रॉ हमेशा ही 600 से नीचे रहता है, 490 से 530 के बीच में रहता है। आजकल 2024 की मैं बात कर रहा हूं। 100% श्योर कि आपको पीआर मिल जाएगा इफ यू गेट अ प्रोविंशियल नॉमिनेशन। 99.9%, 1% ऑब्वियसली दे माइट प्रूव समथिंग, ब्ला 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 ब्ला, और 1% लक। हाँ, अगर लक में फैक्टर नहीं हो तो 100% आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाएगा, राइट। 100% आपको पीआर मिल जाएगा इफ योर प्रोविंस इज नॉमिनेटिंग यू फॉर अ पीआर। The second way that you can get a PR is under the CEC or the Canadian Experience class. Canadian Experience का class का मतलब ये हुआ कि if you have worked for 1560 hours in 0A-B category, you can apply for a Canadian Experience class visa. 0A-B का मतलब होता है मैनेजमेंट, टेक्निकल, हेल्थ, सेमी टेक्निकल कैटेगरी में अगर आपने काम किया है तो यू कैन अप्लाई अंडर द CEC फॉर अ PR, राइट, ओके। इसका एक अलग से कोटा होता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू दी, ऑब्वियसली everything works on a quota. CEC also has got a quota, right, okay. So you can basically look through that quota, and if you are eligible under that quota, you will get a PR directly under the CEC after working for 1560 hours in 0AB category, right. So that is how the PR works. इसके बहुत ज़्यादा details में हम नहीं जाएंगे. Finally, you can call your parents also under the family sponsored category. So there is a quota for parents and grandparents, right, under the family sponsored category. If you apply for a family sponsored category and if they fall into the quota, right, they can get a direct PR from India. Top 10 Canadian universities for international students. Canada has become one of the top destinations for education. Year in, year out, large number of international students troop into the country for studies. Here are some of the reasons why Canada attracts much international students. Moderate cost of living. Canada has consecutively maintained a low inflation rate for the past 3 years compared to other industrial nations of the world. Comparing the tuition fee other universities charge international students, Canadian universities are relatively considerate, yet maintaining a high quality and practical education. Safe and conducive learning environment. Canada is a safe and peaceful nation with a conducive atmosphere for learning. The crime rate is relatively low. The nation has a Walk Safe program campaign that is targeted at helping people get to public transport facilities during late and odd hours. Canada has 2 official languages. It is a bilingual nation. 75% of French-speaking inhabitants live in the Quebec province, which is located at the eastern part of the country. English is, however, the main language of communication across all other parts of the country. Outstanding natural environment. Canada is a country that is blessed with a beautiful natural environment. Students will have the opportunity to enjoy all the beautiful natural scenery. Canadian permanent residency immigration. The process of applying for permanent residency is reliable and optimistic. For international students, it takes up to 15 to 18 months within Canada. Work during and after study years. International students in Canadian universities enjoy the privilege of working part-time on campus during the first 6 months of their study. And after that, they are allowed to work part-time off campus. A student is allowed to work for an average of 20 hours per week. There are programs that even afford you the opportunity to earn while you learn the necessary skills needed for the job. Upon completion of your studies, you are permitted to work for 1 to 3 years depending on the duration of your course of study. Best World's Residential Area. According to a recent survey conducted by the United Nations, Canada ranked as the world's best residential area for the last 9 years. Canada has the highest level of universal education, long life expectancy, low crime rates, and less violence. Toronto and Ontario are the best international cities. If you're planning to study in Canada, here are the top 10 universities in Canada for international students. This ranking is according to the Times Higher Education's World University Ranking 2020. If you're new to this channel, you are welcome. Consider subscribing to After School Africa to continue exploring opportunities. 10. University of Calgary.
The university was founded in 1966 and is located in the city of Calgary, close to the idyllic Rocky Mountains in the province of Alberta. It is ranked the 10th university in Canada and among the best 200 universities in the world. It attracts international students from over 125 countries of the world. The University of Calgary is mainly a research university with over 50 research centers. 9. The University of Waterloo. This university is ranked as one of the top most innovative universities in the whole of Canada. It continues to attract great scholars and thinkers from all parts of the world due to its high level of quality education. The University of Waterloo has many Nobel Prize winners. This is one of the reasons it attracts students from across the world. The university is ranked number 1 in Canada when it comes to engineering programs, and their students continue to influence the world with their innovations. 8. Western University. This is the most beautiful university in Canada. The Western University contains Gothic architectures. Western University is one of Canada's research-intensive universities. It is known for its exceptional academic programs and research discoveries. It is located in Ontario, London. It offers over 400 undergraduate programs and 80 graduate degree programs. It has a student population comprising of international students from over 130 countries. It is located in a beautiful campus filled with trees, green space, beautiful study place, architectural pleasing buildings, and outstanding facilities. 7. University of Ottawa. University of Ottawa is the largest bilingual university in the world. This is the unique quality that stands this university out. The university is located in the heart of the capital city of Canada. It continues to excel in the teaching, research, and learning. University of Ottawa is among the top research-intensive universities in Canada. It has the largest law school in the whole of Canada and is known for different excellent and outstanding programs. 6. University of Alberta. University of Alberta is the 6th best university in Canada and the 136th university in the world. The main campus is located in Edmonton, the province's capital. Are you interested in energy-related research? Then University of Alberta is one of the best choice for you, with its outstanding programs linked to energy research and on-hand study. The university strives in making opportunity available and affordable to everyone, regardless of their country of origin. They continue to uplift their students to higher education levels through acts of charity and scholarship opportunities. 5. University of Montreal. University of Montreal is the 5th best university in Canada and is ranked among the best 100 universities in the world. It is a francophone university. It is located in the beautiful architectural city of Montreal with the main campus located among the slopes of Mont Royal. Over 80% of the students that apply enroll for undergraduate studies. International students get attracted to playing hockey, football, or badminton, as University of Montreal is well known for her love for sporting activities. One of the factors that stands this university out is research capabilities and international partnership. Because of this international partnership with other international institutions, many outstanding students get the privilege of securing scholarships to study abroad. 4. McMaster University. It is the 4th best Canadian university and the 72nd best university in the world. McMaster University is located in Hamilton. It is one of the leading research institutions in Canada with major emphases in medical-related researches and health sciences. Over 20% of the university's population come from other countries. It comprises of faculties of engineering, health sciences, business, humanities, science, and social science. Graduates of McMaster University are known for their ingenuity and creativity when faced with real-life problems. 3. McGill University. This is one of the best universities in Canada. As a matter of fact, McGill University is one of the top most leading universities in the world. It consists of students from over 150 countries of the world. Over the years, it has emerged as the most outstanding among the research-intensive institutes in Canada. Some of the factors that stand McGill University out include excellence in teaching and research programs. The university has an amazing system of attracting intelligent students from across the United States, Canada, and the world at large. The students of McGill have the highest average entrance grades in Canada. 2. University of British Columbia. University of British Columbia is well known for its immense contribution in the area of research. It is a center for teaching and research. UBC has been ranked consecutively as one of the top 20 universities in the world. One thing that stands this university out is international engagement among the students, faculty, and staff, hailing from different countries of the world. It contains a large number of international students. UBC has 2 main campuses, one in Kelowna and the other in Vancouver. International students will appreciate the fact that the climate at Vancouver is milder compared to the other parts of Canada. 1. University of Toronto.
University of Toronto is ranked as the #1 university in Canada. When it comes to research, it is one of the world's top research universities. Over the past 5 years, 200 research-based startups have been helped to launch out. It is composed of 3 beautiful campuses, and it is known for its best architecture and beautiful natural environment. The university is very welcoming to international students and has students from 160 countries. The attractive factors for international students include strong international rankings, globalized curriculum, international learning opportunities, diverse program options, and a chance to live in the city of Toronto.